जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। और आज का जो हमारा ये संपादकीय है ये रोजगार के मुद्दों पर है कि किस तरीके से रोजगार के मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था। उसी रिपोर्ट के आधार पर इस संपादकीय को लिखा गया है। काफ़ी सारे आंकड़े हैं जो कि बाहर से भी देखने पड़े हैं, वो हम लोग देखेंगे। कुछ इसमें से भी लिए गए हैं और एक निष्कर्ष के साथ में कि सरकारी योजनाएं कौन कौन से चल रही हैं रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को। देखिए, सबसे पहला है कि रोज़गार के मुद्दे पर जो चुनौतियां बढ़ रही हैं वो आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। GS 3 पेपर में जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी के मुद्दे पर जो आपको पढ़ना होता है उससे जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। अब इसमें इन्होंने शुरुआत की है कि हाल ही में मानव विकास संस्थान यानी कि ISD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO ने भारत रोजगार रिपोर्ट, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट की जो मुख्य बातें हैं वो हम आंकड़ों के तरह से देखेंगे। इसमें इन्होंने ये बोला कि भारत के बेरोजगार कार्यबल में जो अनएम्प्लॉयमेंट वर्क फोर्स है उसमें लगभग 83% आपको युवा देखने को मिलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। कुल बेरोजगारों में माध्यमिक यानी कि 10, 12 और उच्च शिक्षा ग्रेजुएशन प्राप्त युवाओं की जो हिस्सेदारी है वो वर्ष 2000 में 35% से लगभग दोगुनी होकर वर्ष 2022 में 65% हो गई है। तो आप ये देख रहे हैं कि कुल बेरोजगारों में जो उच्च शिक्षा प्राप्त युवा हैं और जो माध्यमिक तक पढ़े हुए युवा हैं उनकी जो हिस्सेदारी थी उस सन 2000 में वो 35% आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन जब हम अगले 22 साल में देख रहे हैं तो ये अब पूरे बेरोजगारी की जो आबादी है उसमें 2/3 हो गई है पढ़े लिखे शिक्षित उच्च शिक्षित युवा वर्ग की, जो कि बहुत अपने में एक चिंता का विषय है। आगे हम देख रहे हैं कि जो नियमित कर्मचारी हैं उनकी अगर तुलना देखी जाए तो वर्ष 2019-22 के दौरान भी आकस्मिक कर्मचारियों की मजदूरी में वृद्धि हुई है। तो नियमित कर्मचारियों की तुलना में जो नियमित कर्मचारी हैं जो रेगुलर सैलरी पाते रहते हैं, रेगुलर ऑफिस जाते हैं, उनकी तुलना में अगर आप 2019-22 वर्ष में दौरान देखेंगे तो आकस्मिक ये जो कर्मचारी हैं इनकी मजदूरी में वृद्धि हुई है। तो 2019-22 का एक समय ऐसा था कि जब नियमित कर्मचारी उतने नहीं बढ़े जितना उनकी तुलना में आकस्मिक कर्मचारी बढ़े। आकस्मिक कर्मचारी क्या मतलब हुए? आकस्मिक मतलब होता है अचानक। तो जैसे मान लीजिए आपको अचानक कुछ कार्य पड़ा और आपने किसी को हायर किया, किसी को आपने नौकरी पे दे दिया या काम पर दे दिया। जैसे मान लीजिए ठेकेदार इसमें हो जाते हैं। आपको ज़रूरत पड़ा घर का, ठेकेदार आ गए, फिर दूसरी जगह वो देखेंगे कि किसको घर बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। उसी तरीके से बहुत सारे टेक्नोलॉजी जगत में फ्रीलांसर कहलाते हैं। किसी काम को करने के लिए आप दे रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना हो रहा है, कुछ फ्रीलांसर टाइप के 4-5 लोग हैं अपना ग्रुप बना के ऑफिस चला रहे हैं। आपने उनको कोई काम दिया कि ये मेरा वेब पेज है, ये मेरा एप्लीकेशन है, इसको आप ऐप डेवलप करिए। तब तक उनको कोई काम मिल गया, उसके बाद फिर मान लीजिए कोई दूसरा जब तक उनको बनाने के लिए नहीं बोलेगा तब तक वो खाली बैठे रहेंगे। तो ये आकस्मिक कर्मचारी की संख्या में इस तरह की श्रेणी में इस तरह के लोग आ जाते हैं। अब देखिए, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि कई सारे जो सामाजिक सुरक्षा उपायों के साथ साथ ये इसने इसने मतलब कि ये जो आकस्मिक मजदूरी जो काम मिल रहा है इसने अत्यधिक गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी और अभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पॉइंट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरीके से भी बात रख सकते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, और बहुत ज़्यादा गरीबी का मतलब अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में आप उससे जोड़िए, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरह लीजिए। और जिनके पास अभाव है, जिनके पास काम कहीं नहीं मिल रहा है, उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने में वो कहीं न कहीं अभाव देख रहे हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए आकस्मिक ये जो कार्य है वो ज़्यादा फल देता है, वो ज़्यादा इनके लिए फ़ायदा दे रहा है। कि मतलब कहीं पर कोई काम नहीं है तो कम से कम आकस्मिक कर्मचारी के रूप में तो ये काम कर पाएंगे ना। तो ये सामाजिक सुरक्षा के लिए एक छोटा सा तरीका है। हालांकि ये बहुत लंबे समय तक कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय में आपको नियमित कर्मचारी के रूप में लोगों को शामिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़े समय के लिए देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी ये जो दशा है, दुर्दशा है, उसको दूर करने में ये मददगार साबित होता है। अब एक और आंकड़ा हम देखते हैं।
देखिए, आज का जो संपादकीय है वो अधिकतर आंकड़ों के ही आधार पे बात कही गई है। अब देखिए, वर्ष 2018 तक जो बेरोजगारी और अल्प रोजगार जिसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि आप मान लीजिए 22,000 रुपया तनख्वाह कमा रहे हैं, लेकिन आपकी जो प्रतिभा है वो ये बोलती है कि 30-35 हज़ार से नीचे आपको तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं आप रोजगार में तो दिख रहे हैं, लेकिन आप एक तरीके से अपनी क्षमता से कम रोजगार में हैं, अपनी क्षमता से कम पैसा कमा रहे हैं, या फिर आपको जिस पोजीशन पे होना चाहिए था उससे बहुत नीचे किसी पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी कौशलता के हिसाब से, स्किल के हिसाब से। तो ये आप अल्प रोजगार यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में आप गिने जाएंगे। तो वर्ष 2018 तक बेरोजगारी और अल्प रोजगार की दरें अवश्य बढ़ी हैं, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं ये घटता हुआ नज़र आया और 2023 में ये घटकर 3.9% रह गया। तो आप एक तरीके से अर्थव्यवस्था का जो हमारा एक आकलन है उसमें आप इस पॉइंट को रख सकते हैं। लेकिन चिंता देखिए क्या है, चिंता ये है कि सभी बेरोजगार लोगों में जो शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी है वो 2000 में सन 2000 में जहाँ 54% थी वो अब बढ़कर 2022 में 65% हो गई है। तो शिक्षित युवा वर्ग अगर बेरोजगारी में 2/3 आबादी बेरोजगार, जितने भी लोग बेरोजगार हैं और वो काम कर सकते हैं, तो बेरोजगार कार्यबल जो अनएम्प्लॉयड वर्क फोर्स है उसका 2/3 हिस्सा वो युवा हैं जो कहीं ना कहीं आपका उच्च शिक्षा प्राप्त करके बैठा हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यानी एक लाइन में अगर हम बोलें तो युवा बेरोजगारी मुख्य चुनौती आज के समय में बनी हुई है, और ये आंकड़ा पेश कर सकते हैं अपनी बात को रखने के लिए। दूसरी बात, ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि सन 2022 में रोजगार, शिक्षा और प्रशिक्षण में शामिल न होने वाले युवाओं का अनुपात लगभग 28% है। तो अभी ऐसे युवा 28% ऐसे युवा हैं जो रोजगार, शिक्षा और प्रशिक्षण ट्रेनिंग में शामिल ही नहीं हो रहे हैं। जो शामिल हैं कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनकी समस्या अलग बनी हुई है। ये वो 1/3 की आबादी है युवाओं की जो कि अभी रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, प्रशिक्षण हो गया, इसमें तो शामिल ही नहीं हो रहे हैं। तो ये फिर असंगठित क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहे होंगे, या फिर मान लीजिए कि इनके घर में कोई व्यापारिक काम होगा, दुकान किसी ने खोला होगा, कोई ठेले वगैरह पे कुछ बेच रहे होंगे, तो वो इनको अपने यहाँ उसी कार्य में लगा देंगे, क्योंकि इनके पास तो मौका मिला नहीं, इनको तो अपनी कौशलता निखारने का मौका मिला नहीं, एक प्रॉपर तरीके से एजुकेशन मिला नहीं, शिक्षा मिला नहीं। तो ये भी एक समस्या है, और इन समस्याओं के लिए जो उपाय है उसे इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता यानी कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसमें सुधार, और निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी में उचित कौशल प्रदान करना प्राथमिकता में बनी रहेगी। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर की अहम भूमिका नज़र आएगी निवेश करने में, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें होती रहेंगी। ऐसे शिक्षा की बात होगी जिसमें हम युवाओं को स्किल दे पाएँ, कौशल दे पाएँ, जिससे कि वह स्वरोजगार की तरफ बढ़ सकें, या फिर वो किसी भी अच्छे जगह पे जहाँ ऐसे क्षेत्र हैं, खास करके सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र हैं, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जहाँ पर वो जाके अपनी कौशलता के आधार पर कार्य कर सकें और एक अच्छे खासे आमदनी की तरफ बढ़ सकें। अब देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ देख लेते हैं कि भारत सरकार की तरफ से रोजगार सृजन के लिए कौन कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम चलाई जा रही हैं। वैसे तो देखिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप 15-20 कार्यक्रम सब एक बार में लिख दें या याद करें। जो महत्वपूर्ण वाले हैं हम उनको देख सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। आजीविका में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान है। पीएम स्वनिधि योजना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना है यानी कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। इन सभी स्कीम के बारे में आप एक एक दो दो लाइन भी कभी देख लें, या फिर हम लोग कब बाद में किसी एक क्लास में योजनाओं को लेके जल्द एक क्लास स्टार्ट करने का भी एक बात सोच रहे हैं। तो जैसा आप लोग का फीडबैक होगा उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि हम उसमें सारी चीज़ें कवर करते चलें। अब देखिए, आज के समय में चिंता की क्या बात है। एक चिंता की बात यह है कि समय के साथ रोजगार की स्थिति में तो सुधार हुआ है और हमें देखने को मिला है, लेकिन इस सुधार के बावजूद जो नौकरियां हैं वो काफ़ी हद तक अनौपचारिक और कम उत्पादकता वाली बनी हुई हैं। अब ये नौकरियां अनौपचारिक क्षेत्र में हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। अनौपचारिक क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर है, जहाँ पे एक फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं है, प्रॉपर तरीके से औपचारिक तरीके से अनुबंध नहीं
यहाँ पे शामिल हो रहा है। मतलब आप नौकरी करने तो जा रहे हैं, लेकिन पहले से ही सारी चीज़ें ये तय नहीं हो रही हैं कि कितनी आपको छुट्टी मिलेगी, कितना आपको बोनस मिलेगा, आपकी जो ये सैलरी है उसमें कितनी वृद्धि होगी, किस तरीके से होगी। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें नहीं देखने को मिलती हैं अनौपचारिक क्षेत्र में, और जिसका नतीजा ये होता है कि कम आमदनी में ज़्यादा समय तक लोग काम करते हुए नज़र आते हैं। और दूसरी चीज़, नौकरियों में रोजगार की स्थिति में सुधार तो हुआ इतने सालों में, लेकिन रिपोर्ट ये बोलती है कि कम उत्पादकता भी काफ़ी हद तक एक चिंता जाहिर करता है। क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी होगी, उत्पादकता उतनी बेहतर नहीं होगी, तो आप जो कार्य कर रहे होंगे उससे आप अपने जीवन में बदलाव भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कम उत्पादकता होगी तो हाथ में सैलरी कम मिलेगा, सैलरी कम मिलेगी तो फिर आप निवेश नहीं कर पाएंगे, आप सेविंग नहीं कर पाएंगे, तो ये चिंता भी एक बनी रहेगी। आगे देखते हैं। देखिए, फिर से आंकड़े हैं हमारे सामने और ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। रोजगार हिस्सेदारी के संदर्भ में जो असंगठित क्षेत्र हैं यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं, उसमें 83% जो कार्यबल यानी वर्क फोर्स है, और जो संगठित क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं 17% को, तो आप अगर कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये रोजगार हिस्सेदारी के संदर्भ में असंगठित क्षेत्र जो हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वो 83% कार्यबल को और संगठित क्षेत्र 17% को रोजगार देते हैं। अर्थव्यवस्था में 92.4%, यानी कि आप यहाँ देखिए कि जितने भी लोग रोजगार हैं, मतलब जितने भी लोग रोजगारी का हिस्सेदारी आप देखेंगे, रोजगार की हिस्सेदारी देखेंगे, उसमें 83%, 83% लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और मात्र 17% लोगों को जो रोजगार मिला हुआ है वो संगठित क्षेत्र में है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी नौकरी में एक समस्या बनी हुई है अपने देश में। अर्थव्यवस्था में जो 92% यानी 92.4% जो अनौपचारिक श्रमिक हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, वो बिना किसी लिखित अनुबंध के, यानी किसी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के या फिर किसी सवैतनिक अवकाश के, पेड लीव के और अन्य लाभ के नौकरियां कर रहे हैं। तो मतलब वो जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा इंक्रीमेंट कैसे होगा, मेरी नौकरी में मेरी सैलरी में बढ़ोतरी कैसे होगी, अगर कोई त्यौहार आ रहा है तो मुझे बोनस क्या मिलेगा, मैं छुट्टी ले रहा हूँ तो मेरी सैलरी किस तरीके से कट रही है, आगे कैसे मेरी प्रमोशन होगा। ये सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर पहले से कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट या फिर लिखित अनुबंध नहीं होता है तो। अब एक और चिंता इसमें संपादकीय में ये बताया गया है कि हमारे समाज में जो अनुसूचित जाति और जनजाति लोग हैं, इनके लिए अभी भी बेहतर नौकरियों तक पहुंच के मामले में काफ़ी पीछे हैं ये लोग। इनके पास अभी भी बेहतर अवसर, अच्छी नौकरियों तक पहुंचने के लिए बेहतर अवसर की कमी देखी जा रही है, और अच्छी नौकरियों तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों तक पहुंचना अभी कई लोगों के लिए एक बहुत ही दुर्गम काम है, बहुत ही दुर्गम एक लक्ष्य है, जिसे काफ़ी सारी नीतियों के और कोशिशों के बाद ही पाया जा सकता है। तो वे कम वेतन वाले अस्थायी काम और अनौपचारिक रोजगार में अधिक लगे हुए हैं। किनकी बात हो रही है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए। अब एक और चिंता का विषय ये भी है कि 2019 के बाद से जो नियमित कर्मचारी हैं और स्वरोजगार वाले लोग हैं, इन दोनों की आमदनी में भी गिरावट का रुझान देखने को मिल रहा है। तो देखिए, एक तो अनियमित जो कर्मचारी लोग हैं असंगठित क्षेत्र में, वो 83% लोग जो भी रोजगार में है, जो भी रोजगार क्षेत्र में है, जो भी रोजगार में है, तो 83% लोग पहले से ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र में हैं। इनके लिखित अनुबंध की चिंता हम पहले से कर रहे हैं, इनकी नौकरी की समस्या अलग बनी हुई है। अब जो लोग नियमित रोजगार में हैं, जो रेगुलर जा रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ भी क्या समस्या बनी हुई है कि उनकी जो सैलरी है वो 2019 के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरावट का रुझान नज़र आ रहा है हमें। एक कोरोना का भी समय था 2020 के बाद, वो भी सही समय है, वो भी एक सही कारण है, लेकिन उसके बाद भी अर्थव्यवस्था में इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि जो नियमित कर्मचारी हैं और जो स्वरोजगार वाले लोग हैं, इनकी जो आ, आमदनी है उसमें क्यों गिरावट दर्ज हो रही है। ये एक चिंता का विषय है जिसे देखा जाना बहुत ज़रूरी है। तकनीकी से जुड़े बदलावों ने कौशल और रोजगार के प्रकारों की मांग को भी प्रभावित किया है। देखिए, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। अब हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो टेक्नोलॉजी की।
सबसे पहले आप देखिए, जब ये बदलती हुई तकनीकी है, बदलती हुई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसमें हम नए अवसर की भी बात कर रहे हैं कि जो लोग इसमें पढ़ाई कर लेंगे, दक्षता हासिल कर लेंगे, कौशल हासिल कर लेंगे, स्किल्ड हो जाएंगे, उनके लिए नए नए मौके हैं। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं उनकी भी नौकरियों पे चिंता आ रही है। उनकी नौकरियों के कहीं ना कहीं छीनने की एक चिंता, समस्या खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर बात यह है कि नई नई तकनीक से जुड़े हुए बदलाव भी कौशल और रोजगार के प्रकारों की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले से उस नौकरी में हैं उनकी भी नौकरियों पे प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये भी एक चिंता का बात है कि तकनीकी बदलाव हो रही है, उसकी वजह से नए मांग, अवसर और नई समस्याएं दोनों साथ में आएंगी, तो उनको भी साथ में देखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आगे की राह, वे फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं? देखिए, वे फॉरवर्ड में वही सारी चीज़ें हैं। कृषि क्षेत्र उठाइए, कृषि क्षेत्र पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और उसे मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ने की ज़रूरत है, विनिर्माण से ज़रूरत है जोड़ने की, ताकि जो कृषि क्षेत्र की समस्या है वो भी इससे दूर होगी, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। कृषि क्षेत्र की समस्या क्या थी कि जैसे कोई पैदावार है, अब मान लीजिए गेहूं और चावल इस बार बम्पर भर्ती हो जाती, बम्पर इस मान लीजिए कि पैदावार हो जाता है। अब पैदावार ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि मांग उतनी ही बनी हुई है, डिमांड उतनी बनी हुई है मार्केट में, और सप्लाई आपने ज़्यादा कर दिया। आप अब आपूर्ति ज़्यादा हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से जो गेहूं और चावल के दाम है उसमें गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक वही बात सब्जी और फलों के साथ भी होता है। तो अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक रास्ता खोल रखा है, तो जो भी अधिक एक्स्ट्रा, जो भी ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार हुआ होगा उसको आप विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगा दीजिए, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखिए, उसका कुछ ना कुछ फाइनल दूसरा प्रोडक्ट बनाइए, उसका उत्पादन करके दूसरे प्रोडक्ट बनाइए, नए प्रोडक्ट बनाइए, और फिर उनका आप क्या कर सकते हैं, अपने देश में निर्यात कर सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज सकते हैं, या फिर देश के बाहर निर्यात कर सकते हैं। तो इससे कृषि क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे, कृषि क्षेत्र में जो किसानों की स्थिति है उसमें सुधार देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो रोजगार वाला क्षेत्र है वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा बदलाव। फिर रोजगार सृजन सेवाएं, ऐसे सेवाएं शुरू करिए जहाँ पे रोजगार ज़्यादा हो। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एक है आपका, माल ढुलाई है, सामान ढुलाई है, इन सब में आप रोजगार ज़्यादा पैदा कर सकते हैं इन सेवाओं को बेहतर बना के। इन सेवाओं को कैसे बेहतर बना सकते हैं? तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि रोड बनाइए, रोड अच्छा बनाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा, एक सामान को दूसरे जगह पे ले जाने में आसानी होगी, रोजगार मिलेगा। इस तरीके से भी चीज़ें जोड़ लीजिए। श्रम बाजार की जो असमानताएं हैं उस पर काबू पाना है। कैसे? जो विशेष तौर पर महिलाओं के रोजगार हैं उनको बढ़ावा देना है, कौशल प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देना है। और आपको भी जो लगता है कि और ऐसे ऐसे तरीके हैं जिससे रोज़गार ज़्यादा पैदा किए जा सकते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये कुल मिलाकर हमारा एक और संपादकीय आज यहाँ पर संपादकीय विश्लेषण पूरा होता है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जय स्टडी मेन टेलीग्राम चैनल पे इसके पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा, और वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा। जो संपादकीय है उसको एक बार खुद से भी ज़रूर पढ़ लीजिए। आपको जो लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस नहीं हो पाया है, वो भी आपका कवर हो जाएगा वहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।